तो हमने देखा कि कुछ भी जिसमें एक रिक्त कक्षक होता है वह इलेक्ट्रॉन को आसपास के पाई सिस्टम से अपनी ओर खींच सकता है और इससे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और इसी को हमने -r समूह कहा। इसलिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जैसे कि BF2 जो एक पाई सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो यह एक -r समूह की तरह काम करेगा, है ना। अब आमतौर पर जब हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं ये -r समूह आमतौर पर खुद में कोई रिक्त कक्षक नहीं रखते, बल्कि ये -r समूह आमतौर पर A डबल बॉन्ड B के रूप में होते हैं, जहां B A से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, मतलब B की विद्युत ऋणात्मकता A की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा है। इसलिए ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि क्योंकि B ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यह इन इलेक्ट्रॉनों को, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे A पर एक रिक्त कक्षक बन सकता है जो फिर आगे जाकर आसपास के पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सकता है। इसलिए आमतौर पर -r समूह कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन सभी समूहों में हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है जिसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे आसपास के परमाणु पर एक रिक्त कक्षक बनता है जो फिर एक डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। इसलिए अगर आप इन सभी समूहों को देखें, जैसे यह एल्डिहाइड समूह या यह एसिडिक समूह, इन सभी मामलों में हम पाई बॉन्ड को ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु की ओर ले जा सकते हैं, जिससे आसपास के कार्बन पर एक रिक्त कक्षक बनता है जो फिर जुड़े हुए पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच सकता है। अब इनमें से प्रत्येक -r समूह की इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचने की क्षमता एक जैसी नहीं है। इनमें से कुछ समूह इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचने में बहुत अच्छे हैं, जबकि अन्य उतने अच्छे नहीं हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है। आइए एक एल्डिहाइड और एक कीटो समूह की तुलना से शुरुआत करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वापस खींचने की क्षमता की तुलना करने के लिए आइए पहले इस पाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु की ओर ले जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस कार्बन परमाणु पर एक रिक्त कक्षक के साथ एक धनावेश भी बनाएंगे, तो मूल रूप से हमें एक इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन मिल रहा है जो फिर आसपास के पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। अब अगर आप इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि कीटो समूह में यह इलेक्ट्रॉन न्यून अर्थात इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एक मिथाइल समूह से भी जुड़ा हुआ है ना। अगर आपको याद हो तो इस तरह के एल्काइल समूह जैसे यह मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। वे इस आसपास के सिग्मा बॉन्ड में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को प्रेरण के जरिए इस इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कार्बन की ओर धकेल सकते हैं, है ना। इसलिए एक एल्काइल समूह एक +I समूह है। यह सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन परमाणु की ओर धकेल सकता है, जिससे यह कार्बन कम धनावेशित हो जाता है। अब अगर आप इसकी तुलना एक एल्डिहाइड समूह से करें तो एल्डिहाइड समूह में सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन में एल्काइल समूह जैसा कोई इलेक्ट्रॉन दान करने वाला गुण नहीं होता। हाइड्रोजन +I नहीं दिखा सकता, इसलिए यह हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों को इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की ओर नहीं धकेल सकता। इसलिए आप इस कार्बन परमाणु पर धनावेश को एल्काइल समूह की तरह कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए संक्षेप में जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन बनाते हैं, हमारे कीटोन में मौजूद एल्काइल समूह काम करेगा और प्रेरण यानी इंडक्शन के जरिए इस कार्बन परमाणु पर कुछ धनावेश को हटा देगा, जिससे यह कार्बन एल्डिहाइड समूह के कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं दिखाता, इसलिए यह कार्बन कीटो समूह के कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होगा और इसलिए यह कीटोन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस खींचने वाली प्रकृति, या हम कह सकते हैं कि एक एल्डिहाइड समूह का -R इफेक्ट कीटो समूह की तुलना में ज्यादा होगा। अब हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। आइए एल्डिहाइड और कीटो समूह के -R प्रभाव की तुलना इन समूहों से करते हैं, जैसे एक अम्ल, एक एमाइड और एक कार्बोक्सिलेट आयन। अब इन समूहों में अगर आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करें तो आप देखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो बन रहा है उसके आसपास ऐसे समूह हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म है, ठीक है। इसलिए ये सभी समूह +R समूह हैं और वे इस एकाकी युग्म को कार्बन के रिक्त कक्षक में दान कर सकते हैं और इस तरह वे अनुनाद के माध्यम से कार्बन परमाणु को अस्थायी कर सकते हैं। अब
क्योंकि ये अनुनाद प्रभाव प्रेरणिक प्रभावों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक विस्थानीकरण शामिल होता है, डीलोकलाइजेशन शामिल होता है, जबकि प्रेरण के मामले में सिर्फ धक्का या खिंचाव होता है। इसलिए यह कार्बन परमाणु OH द्वारा कहीं अधिक स्थिर होने वाला है और इसलिए यह और भी कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यह कीटो समूह की तुलना में और भी कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसलिए इनमें से प्रत्येक समूह की इलेक्ट्रॉनों को संबंधित पाई सिस्टम से खींचने की क्षमता एक कीटो समूह की तुलना में और भी कम होगी। इसलिए ये सभी समूह एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में कमजोर -R होंगे। अब इन तीन समूहों के बीच हालांकि सभी में +R समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन +R के माध्यम से इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता इन सभी के लिए समान नहीं है। क्योंकि यहां ऑक्सीजन ऋणावेशित है, इसलिए यह अपेक्षाकृत अस्थायी है और आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलने की कोशिश करेगा। इसलिए O- एक उदासीन OH या NH2 की तुलना में कहीं अधिक मजबूत +R समूह है। अब OH और NH2 के बीच नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु से कम बंधे हुए होते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दान कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि इसका +R प्रभाव OH समूह की तुलना में अधिक होगा। इसलिए यदि आप इन तीन समूहों की तुलना करें तो O- के मामले में इलेक्ट्रॉन दान सबसे अधिक होगा, इसलिए यह इस कार्बन को सबसे अधिक अस्थायी कर सकता है। इसलिए यहां कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रॉन न्यून अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसके बाद एमाइड समूह का कार्बन और फिर अम्लीय समूह का कार्बन होगा। क्योंकि OH इन तीनों में सबसे कमजोर +R है, इसलिए यह इस कार्बन को उतना अस्थायी नहीं कर पाएगा। इसलिए इन तीन समूहों में यह कार्बन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अर्थात यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। इसलिए इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक होगी। इसके बाद एमाइड की होगी, उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड की तुलना में और कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में एक मजबूत -R होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा वह यह है कि यदि आप इस कार्बोक्सिलेट आयन को देखें और यहां हो रहे अनुनाद को देखें तो आप देखेंगे कि यहां रेजोनेंस यानी कि अनुनाद एक ऐसी अनुनादी संरचना की ओर ले जाता है जो ऊर्जा में समान होंगी। इसलिए ये दोनों समतुल्य अनुनादी संरचनाएं हैं। और यदि आपको याद हो, जब भी ऐसा होता है, जब भी अनुनाद समतुल्य अनुनादी संरचना के निर्माण की ओर ले जाता है तो अनुनाद की गुणवत्ता वास्तव में उच्च होती है। इसलिए इस परिदृश्य में जब भी हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर ले जाते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन अन्य ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की संभावना अधिक रखता है, क्योंकि यह किसी जुड़े हुए पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की तुलना में अनुनाद की बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाता है। इसलिए एक कार्बोक्सिलेट आयन आसपास के पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की बहुत कम संभावना रखता है। इसलिए यह वास्तव में सबसे कमजोर -R समूहों में से एक है। अब तक जिन समूहों को हमने देखा है वे वास्तव में मध्यम से अपेक्षाकृत कमजोर अर्थात दुर्बल माइनस समूह है। सबसे मजबूत माइनस समूह, सबसे प्रबल माइनस समूह वास्तव में नाइट्रो समूह और साइनो समूह और सल्फोनिक अम्ल समूह है। यदि आप इन समूह की संरचनाओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि इन तीन समूहों में अलग अलग संख्याओं में अलग अलग परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण करना वास्तव में बहुत मुश्किल है और मैं इसे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखें, मन में नोट कर लें कि NO2 सबसे मजबूत -R समूहों में से एक है, इसके बाद CN और फिर सल्फोनिक एसिड आता है। और अभी जो मैंने आपको बताया है ये प्रयोगात्मक रूप से पाया गया है और अब मैं यह समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। अब NO2 के -R प्रभाव को समझाना अपेक्षाकृत आसान है, बल्कि इन समूहों को समझना आसान नहीं है, यहां तक कि CN और SO3H को भी। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है या नाइट्रोजन परमाणु पहले से ही धनावेशित है ना। अगर हम इन पाई इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ ले जाते हैं तो यह नाइट्रोजन और भी अधिक धनावेशित हो जाएगा। अब निश्चित रूप से इस ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है,
इस ऑक्सीजन के पास एकाकी युग्म है और यह इस नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप इन पाई इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तब भी इस नाइट्रोजन पर धनात्मक फॉर्मल आवेश रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इस नाइट्रोजन परमाणु पर हमेशा एक धनात्मक आवेश रहेगा, यह नाइट्रोजन स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और यह जिस भी पाई प्रणाली से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर सकता है उन्हें खींचेगा। इसलिए NO2 वास्तव में सबसे प्रबल -R समूहों में से एक है जो उपलब्ध है। अब साइनो समूह की ओर आते हैं। साइनो समूह का कार्बन यदि आप हाइब्रिडाइजेशन सही तरीके से करते हैं तो यह sp हाइब्रिडाइज्ड यानी कि sp संकरित होगा। ठीक है, अगर आप इसकी तुलना इन सभी कार्बन परमाणुओं से करते हैं तो यहाँ के सभी कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। sp2 कार्बन की तुलना में एक sp कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। क्योंकि sp कक्षक में अधिक s चरित्र होता है, इसलिए यह इस कार्बन को कार्बोनिल समूह के कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक बना देगा। इसलिए यदि हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर ले जाते हैं तो हमें एक अधिक विद्युत ऋणात्मक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक अधिक विद्युत ऋणात्मक sp कार्बन पर धनात्मक आवेश इसे sp2 कार्बन पर धनात्मक आवेश की तुलना में बहुत अधिक अस्थायी बना देगा। इसलिए यह इन कार्बोनिल समूहों के कार्बन की तुलना में आसपास की पाई प्रणाली से इलेक्ट्रॉनों को अधिक खींचेगा। इसलिए यह साइनो समूह भी एक मजबूत -R समूह है। अब सल्फोनिक अम्ल समूह की ओर आते हैं। यदि आप इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन परमाणु की ओर ले जाते हैं तो सल्फर पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब सल्फर एक अपेक्षाकृत बड़ा परमाणु है और यह इन कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए यह इस धनात्मक आवेश को इन सभी परमाणुओं की तुलना में बेहतर ढंग से धारण कर सकता है। हालांकि क्योंकि यह सल्फर 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से भी जुड़ा हुआ है और ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु प्रेरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकते हैं, इसलिए 3 ऑक्सीजन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण यह सल्फर वास्तव में अधिक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और सल्फोनिक एसिड समूह एक मजबूत -R समूह बन जाता है जो केवल नाइट्रो और साइनो समूह से कमजोर है। इसलिए इन समूहों का विश्लेषण करते समय विभिन्न कारक काम कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में यह याद रखना बेहतर है कि NO2 सबसे मजबूत -R समूहों में से एक है, जिसके बाद साइनो और सल्फोनिक एसिड समूह आते हैं।